हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 22 विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले ये रेक्टिफायर वैसे पूछा नहीं है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा आपको इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो केवल पहले हम रेक्टिफायर हेडिंग डालते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच convert AC alternating current into DC direct current is called rectifier, है ना। अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी जानते हो? पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो रेक्टिफायर होता है। यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड, वो कौन सा डिवाइस है जो एक काम करता है? वो है पीएन जंक्शन डायोड। अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप। तो यहां लिख देते हैं प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल में क्या लिखें? इट प्रिंसिपल इज दैट, मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है पीएन जंक्शन डायोड की जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो इट प्रिंसिपल इज दैट द डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस, in the positive half cycle of alternating current and current flows। अगर आपका पीएन जंक्शन जो डायोड है अगर वो फॉरवर्ड बाइस्ड है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल तो करंट फ्लो करेगा, एंड द डायोड इज इन द reverse bias in the next negative half cycle of alternating current and so no current flow। अगर डायोड रिवर्स बायसेक्ट में है तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा। इसकी यही प्रॉपर्टी, इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड की एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब बना लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। तो एक्चुअल में आपको ये क्वेश्चन यहीं से शुरू करना है जो मैं बना रहा हूं, यहां से सर्किट डायग्राम बनाना। आप ये दोनों मत लिखना क्योंकि पूछा ही नहीं है, पर ये बताना जरूरी था, तभी समझ में आएगी वर्किंग, आपको तभी समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए लिखा मैंने। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाए? तो देखो, इसमें हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो आप इसमें एक ऐसे ट्रांसफार्मर बना लो। ये प्राइमरी कॉइल होती है, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये हमने एसी सोर्स लगा दिया। ये प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, और इसमें एसी इनपुट बोलते हैं इसे, एसी इनपुट। यहाँ पे ये ऐसे बनाते हैं दो डंडा, इसे सॉफ्ट आयरन कोर का सिंबल होता है ये। फिर यहाँ पे हमें एक और सेकेंडरी ये बनाना है, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई ऐसे। अब इस जगह पर एक क्या जोड़ देना है? डायोड। इसमें दो डायोड होते हैं, ये D1 और यहां लगा देते हैं हम D2 डायोड। और इस जगह पर सेंट्रल टेपिंग की बनाते हैं। तो सेंट्रल टेपिंग मतलब सेंटर में रखना है इसको। ठीक है, इस पॉइंट को, ये यहां से टच है और ये लोड रेजिस्टेंस है आपका, और इसी के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज यहीं पे मिलेगा हमें। अब इसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का क्या मतलब है? जैसे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा अभी हमें, इसमें नेक्स्ट पेज बताता हूं। इसे लिख लो आप, मान लो कि ये पॉजिटिव हाफ, अभी समझाऊंगा, पहले सर्किट डायग्राम, साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एक और डायग्राम सिमिलर बिल्कुल ऐसी कैसी बनाइए, बगल से बना दे, लगे नहीं है वहां पे, इसलिए ये यहां बना देता हूं। ऐसा क्यों बनाया अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ऐसे फिर कोर बना लीजिए, इसे लिख दीजिए प्राइमरी। सर्किट डायग्राम एक ही है, दो नहीं है, समझाने के लिए दो बना रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को समझाने के लिए। ये सेकेंडरी है, और यहाँ आपका डायोड लग रहा था D1, और इस जगह पे डायोड लग रहा है आपका D2, और ये सेंट्रल टेपिंग की है, ये ऐसे। ये जगह पे लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ डाल दो, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया A और ये B, यहाँ पे भी आप डाल दो A और ये B, ये लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको, DC आउटपुट वोल्टेज, DC आउटपुट
वोल्टेज यहीं मिलता है लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। ये AC इनपुट है, AC इनपुट वोल्टेज। यहाँ आपने जिस AC को DC में कन्वर्ट करना है वो लगाया है। और ये नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC है, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए सर्किट डायग्राम बनाया है ना। नाउ अब क्या करना चाहिए, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना उसका ग्राफ बना लेना चाहिए। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ आपको आता है। इनपुट AC वोल्टेज बोलते हैं इसको हम, इनपुट AC वोल्टेज। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, आपको मालूम होगा साइनसोइडल ग्राफ होता है इसका। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल। यही हमने यहाँ लगाया है। तो देखो यहाँ करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कह सकते हो, फिर वोल्टेज इस जगह पर डायरेक्शन चेंज हो गई है, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। और पोलैरिटी रिवर्स हुई है, फिर आपका फिर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और फिर वो जीरो हुआ है, फिर पोलैरिटी अगेन रिवर्स हुई है, फिर आपका फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो गया है ना। तो यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स होती है। तो यहाँ हम केवल यहाँ से यहाँ तक की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो रही है, केवल यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज चेंज कर रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है और करंट ऐसे कंडक्ट कर रही है ऐसे। और ये जो करंट है ना ये चेंज हो रही है, ये करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ से वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगी। तो ये वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगी। तो प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली जो करंट है वो चेंज हो रही है। और जब आपने पढ़ा हो एक टॉपिक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये ट्रांसफार्मर ही तो है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग जब प्राइमरी कॉइल में करंट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। और ऐसा मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है उसकी वजह से अपर एंड कैसा आता है, पॉजिटिव, और लोअर एंड नेगेटिव। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो ये हाई पोटेंशियल पर आ जाता है और ये लो पोटेंशियल पर आ जाता है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो देखो डायोड D1 जो है इस समय, वो डायोड का जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव से है। तो ये वाला जो डायोड है पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस हो गया। और यहाँ पे इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर डायोड D2 का वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप पॉजिटिव से है। दैट मींस ये रिवर्स बायस्ड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इसमें करंट कंडक्ट करेगी और इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी, है ना। तो इसमें करंट कंडक्ट करेगी तो करंट किधर से किधर फ्लो करती है, P2N। अभी लिखेंगे भी ऐसे। तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगी ऐसे P2N, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगी। इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी। अब जब हम इसकी बात कर ली हमने, अगर हम इसकी बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, इसकी, तो इसमें क्या हो गया होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो गई होगी। तो दैट मींस यहां आ गया होगा नेगेटिव टर्मिनल और यहां आ गया होगा पॉजिटिव टर्मिनल और करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा ऐसे ऐसे। और ये करंट भी चेंज हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट के जीरो हो रहा है। तो करंट में चेंज आ रहा है प्राइमरी कॉइल में। और जब किसी प्राइमरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन की डायरेक्शन कहती है जब प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करें, तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट मींस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड डेवलप होगा, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। वो अब इस प्रकार होगा कि सेकेंडरी कॉइल का अपर एंड नेगेटिव और लोअर एंड पॉजिटिव। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने पोलैरिटी बदली ना, यहाँ प्लस था ये माइनस था, करंट ऐसे फ्लो कर रही थी इसमें और इसमें अब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, पोलैरिटी रिवर्स हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की दर्शन चेंज होगी, है ना। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इस सिनेरियो में क्या है, डायोड D1 आपका रिवर्स बायसिंग में आ गया है और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में। तो इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी और इसमें करेगी। और करंट किधर से किधर कंडक्ट करती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो करंट ऐसे फ्लो करेगी ऐसे। तो आपने एक बात नोटिस करी कि जो लोड रेजिस्टेंस में करंट जा रही है वो ए से बी फ्लो कर रही है और इसमें भी लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है ए से बी। दैट मींस यूनि डायरेक्शन में कर रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो डीसी है क्या, एसी है। तो डीसी है तो यही हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफिकेशन हुआ। इसमें करंट की डायरेक्शन तो ए से बी जा रही है लोड रेजिस्टेंस में और इसमें भी ए से बी जा रही है। तो बस इसको ही लिखना है और ये इसका वेव फॉर्म है। अभी बनाता हूँ इस वेव फॉर्म को बाद में, पहले हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, है ना। ये सर्किट डायग्राम हो गए आपके दोनों, थोड़ा सा लिख देते हैं जरा समझो। व्हेन, ऐसे लिख लो, जो मैंने बोला है वही लिखना है। व्हेन द पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट सिग्नल फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें करंट फ्लो कर रही है प्राइमरी कॉइल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाली करंट, है ना। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। The direction of induced
EMF is such that upper end of the secondary coil, upper end of the secondary coil becomes positive and lower end becomes negative. तो देखो मैंने बनाया, अपर एंड पॉजिटिव बनाया और लोअर एंड नेगेटिव बनाया, और इसके होने से डायोड D1 तो फॉरवर्ड बाइस हो गया और डायोड D2 रिवर्स बाइस्ड, है ना। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से होता है तो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, इसका उल्टा कर दोगे तो रिवर्स बाइसिंग। तो लिखेंगे आगे, देन डायोड D1 विल गेट फॉरवर्ड बाइस्ड, वाइल जबकि जो डायोड D2 है वो रिवर्स बाइस है, ये रिवर्स बाइस्ड। देयरफॉर करंट फ्लो इन डायोड D1 एंड नॉट इन डायोड D2। ये भी हमने प्रिंसिपल में पढ़ा। हम जानते हैं इस चीज को कि जो डायोड, अगर पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट कंडक्ट करता है ड्यू टू मेजर चार्ज कैरियर, और रिवर्स बाइस में है तो ड्यू टू मेजर चार्ज कैरियर कोई करंट कंडक्ट नहीं होती है, ये हम जानते हैं, है ना, डायोड D2। और इसी को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट पेज ले लूं, यहां तक आ गया। थोड़ा सा और लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू डायोड D1 in a load resistance RL is directed from A to B। इस पे ध्यान दो। तो देखो लोड रेजिस्टेंस में करंट कैसे गई, A से B गई, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो गई, ऐसे ही सिमिलरली हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में लिखना है। इन नेक्स्ट हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ये सब डायग्राम में से लिख सकते हो आप, इज सच दैट अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल, अपर एंड द सेकेंडरी कॉइल बिकम्स नेगेटिव। देखो अपर एंड सेकेंडरी कॉइल कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया है, और अब लोअर एंड पॉजिटिव, एंड लोअर एंड become positive। then इसकी वजह से क्या हुआ, डायोड D1 is reverse biased and डायोड D2 is forward biased। तो देखो D1 तो हो गया रिवर्स बाइस और D2 हो गया फॉरवर्ड बाइस। तो अब इसमें D1 में करंट कंडक्ट नहीं करेगी और D2 में करंट कंडक्ट करेगी, D1 में करंट कंडक्ट नहीं करेगी और D2 में करेगी, तो द डायरेक्शन किस तरह से होगी फिर, डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू डायोड D2 इन लोड, D2 कैसे करंट कंडक्ट कर रही है ना, तो ड्यू टू इन लोड RL इज अगेन फ्रॉम A to B। अब दोबारा से A to B है, तो इसीलिए आपकी एक लाइन और लिख देता हूं, द डायरेक्शन इन करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन लोड इज ऑलवेज फ्रॉम A to B विच इज डायरेक्ट करंट। भाई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो डायरेक्ट करंट है, तो इसमें आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो कि ये करंट कंडक्ट कर रहा है इसमें डायोड D1 और ये वाला करंट कंडक्ट कर रहा है डायोड D2, ये भी पॉजिटिव है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और ये ऊपर क्यों बना रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ये डायोड D1 कर रहा है। ये आउटपुट DC वोल्टेज हो गया टाइम के साथ, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट DC वोल्टेज, ये लेते हैं। ये वेव फॉर्म होती है इसकी, ये हमने सर्किट डायग्राम बना दिया और एक्सप्लेन कर दिया। और 23 द करंट I1 in a wire is getting divided in two wire with current I2 and I3 at a junction
in a circuit. The current in the three wire are related by I1 equal to I2 plus I3. State the fundamental law from which this relation is derived or explain the validation of the law of conservation of energy in Kirchhoff's voltage law. चलो करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन इसका, फर्स्ट पार्ट का लिखते हैं ए। मान लेते हैं कि मान लो कि इधर से एक वायर है ये और यहाँ पे करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ये एक कंप्लीट सर्किट का पार्ट है ना। ये मान लो कि ये जो सर्किट डायग्राम बनाया है ये कंप्लीट सर्किट है, उसका एक पार्ट हमने निकाल लिया है। इधर से I1 जा रही है, यहाँ आके जंक्शन पे जाके करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है, I2 और I3। अब हमसे पूछ रहा है कि जो रिलेशन आया ही है I1 अगर दो पार्ट में डिवाइड हुई I2 प्लस I3 है ना, स्टेट द फंडामेंटल लॉ फ्रॉम विच दिस रिलेशन इज ड्राइव्ड। उस लॉ को लिखिए जिस रिलेशन से ये ड्राइव हुआ है, जिस लॉ से ये ड्राइव हुआ है, ये रिलेशन ड्राइव हुआ है। तो लिखेंगे दिस रिलेशन is derived from Kirchhoff current law KCL, है ना। अब इसको स्टेट भी करना है, मतलब लिखना है। पहले तो बता दिया हमने किस रिलेशन से किसको, इस रिलेशन को किस लॉ से ड्राइव किया है, तो Kirchhoff करंट लॉ से ड्राइव किया है। अब स्टेट द फंडामेंटल लॉ तो लिखना है, तो लिखेंगे इट states that the algebraic sum of all current meeting a junction is 0। तो देखो ये आपका जंक्शन हो गया। अब जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट का साइन हम पॉजिटिव मान लेते हैं और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को हम नेगेटिव एज्यूम कर लें। तो लॉ के हिसाब से लिखें द एल्जेब्रिक सम, मतलब एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो और सम करना है। ऑल करंट्स मीटिंग अ जंक्शन इज 0, तो ये जंक्शन हो गया। तो इस जंक्शन पर मीट करने वाली ऑल करंट का सम, दैट मींस ये तो पॉजिटिव माना है और ये नेगेटिव I2 माइनस I3, इन तीनों का सम 0 है ना। ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 दैट इज। तो यहां से लिख सकते हो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इसमें ये भी लिख सकते थे जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट का सम, फिर एल्जेब्रिक में लगाना, जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट का सम इक्वल होता है जंक्शन से अवे जाने वाली करंट का सम के। ऐसे तो जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट केवल I1 है और दूर जाने वाली करंट I2 और I3 है। तो ये देखो ये प्रूफ हो गया, इस लॉ से लिखा है। और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना जंक्शन के टूवर्ड्स चार्ज आएगा उतना ही जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो उसमें। फिर दूसरा है बी वाला पार्ट, अगर हम देखें सेकंड बी, एक्सप्लेन द वैलिडेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन Kirchhoff वोल्टेज लॉ। तो Kirchhoff वोल्टेज लॉ ही लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहले Kirchhoff वोल्टेज लॉ को एक्सप्लेन कर दो आप, इसे शॉर्ट फॉर्म में KVL बोलते हैं, ये लिख दो पहले। तो आपको लॉ तो याद होगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप बनाए इन अ सर्किट 0 इज 0, ये दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0। ठीक है, अब इसमें ये लिख लिया पहले पॉइंट। अब इसको एक्सप्लेन करना है और ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये बताना है हमें। पहले तो लॉ लिख दिया हमने, अब इसमें पहला पॉइंट बताता हूं पहले। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका फॉर्मूला था फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूरा इज इक्वल टू W इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल वर्डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको क्या रीड करोगे आप, एक्सटर्नल वर्डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा। इसको क्या बोल रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। अच्छा, पहले तो ये बात समझ में आई, क्यों डेफिनेशन लिखी भी बताता हूं। पहले पॉइंट समझ में आया। दूसरा बी, जानते हो जब किसी क्लोज पाथ में आप जहां से चलते हो वहीं वापस आ जाते हो। जैसे एक सर्किट डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ, जैसे मैंने एक सेल बना दिया और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना लिया और फिर यहाँ एक और सेल बना दिया और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना दिया, ऐसे।
इस सेल का EMF E1, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये E2, और मान लिया कि E2 इज ग्रेटर देन E1। तो यहाँ से करंट चलेगी ऐसे, E2 बड़ा माना है तो ये करंट ऐसे चलेगी और वापस यहीं आ जाएगी, इस A पॉइंट चली वापस A पॉइंट पर ही आ गई, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूम रहे हैं, है ना। तो किरचॉफ्स लॉ जब लॉ लगाते हैं आप, तो जैसे A पॉइंट पे से शुरू हुए आप तो VA लिखा, ऐसे चले डर, हाई से लो चले, हाई से लो चले तो पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस लिखा E1, फिर +2 माइनस चल रहे हो, हाई से लो चल रहे हो, फिर पोटेंशियल घटा तो करंट फ्लो कर रही है I, तो I इंटू R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, है ना। हाई से लो चल रहे तो पोटेंशियल घट रहा है, फिर यहाँ आ गए, फिर हम हाई से लो चल रहे हैं, फिर पोटेंशियल घट रहा है तो -I इंटू R2 करंट आई है। यहाँ चल रहे हैं तो लो से हाई चल रहे हैं तो फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस का E2, और इसी जगह पर आगे वापस तो VA, इसे काट दिया तो लिखते हैं माइनस का E1 माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस E2, ये देखो 0 आ रहा है, ये सबका सम कितना आया 0, है ना। तो यही तो बोल रहा है यहाँ पे, तो एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस दोनों होगा ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप, तो क्लोज लूप तो है ही है, इन अ सर्किट 0 इतना। अब इसे एक्सप्लेन करना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे बेस्ड है ना। तो पहले तो इतना समझ में आया आपको, अब आगे लिखता हूं जरा समझो। मूविंग अ यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम, ये जो मूविंग चार्ज होता है ये वाला, यहाँ पे एक लिखते हैं मूविंग चार्ज लिखते हैं, तो मूविंग यूनिट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट क्लोज लूप means returning to starting potential। जैसे हम यहां से चले थे A पॉइंट पर और वापस वहीं पर आ गए तो रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोटेंशियल, दैट इज, अब सोचो अगर यहां से इनिशियल पॉइंट कौन है इसमें A और फाइनल पॉइंट कौन है A, क्योंकि A से चल रहे हैं और A पे वापस आ रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट भी A है और फाइनल पॉइंट भी A है, और वर्डन निकाले हम यहाँ पे कंप्लीट साइकिल में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्डन यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो Q0 V फाइनल माइनस V इनिशियल, और इस वाली कंडीशन में लिखे हैं तो यूनिट चार्ज है, मूविंग यूनिट चार्ज तो 1 लिख लिया, और A से चले और A पे वापस आ गए तो VA माइनस VA, तो ये कट गया तो कितना आया वर्डन 0, तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्डन 0 है ना। और इतनी बात समझ में आई, और एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्डन अगर 0 है तो दैट इज, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन जानते हो जब कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आ रहा हो, है ना, दैट मींस विदाउट एनी एक्सेलरेशन, डेफिनेशन देखना आप इसकी, तो उसमें लिखते हैं कि इस मूविंग चार्ज को इतना स्लोली चलाते हैं जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, दैट मींस एक्सेलरेशन 0 रहे चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल का। तो उस वाली सिचुएशन में वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर होते हैं, बस साइन का अंतर होता है ये, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं ना वर्डन बाई ऑल फोर्सेस, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्डन और वर्डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस के W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी से ये लिखा है। अब W एक्सटर्नल अगर 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, W एक्सटर्नल अगर 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो द नेट पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, द नेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज फॉर दिस चार्ज मस्ट बी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, चेंज इन पोटेंशियल 0 है, दैट मीन्स देयरफॉर द सम ऑफ एनर्जी गेन्स फ्रॉम सोर्सेस एंड एनर्जी लॉसेस अक्रॉस कंपोनेंट्स, जैसे पंखा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट्स हो सकता है, कंपोनेंट्स अराउंड द लूप, क्लोज लूप लिख दो, मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, है ना, चेंज 0 है ना, तो 0 है ये, और यही लिख सकते हैं हम वैलिडेशन
of the principle of energy conservation. आई होप ये आपको समझ में आया हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा। 3 का सेकंड पार्ट, हाउ द बैलेंसिंग कंडीशन गेट इफेक्टेड इफ यू आर इंटरचेंजिंग द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। सॉल्यूशन, तो देखो पहले बैलेंसिंग कंडीशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की वो लिख लेते हैं, फिर उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करने से वो देखेंगे। तो हमने एक पहले ये पी ओम रेजिस्टेंस है, ये क्यू ओम और ये आर ओम और ये एस ओम, और यहाँ लगा हुआ है हमारा ये गैल्वेनोमीटर, और एक डायगोनल में लगा हुआ है आपका गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल में लगा हुआ है सेल। ये यहाँ एक की भी होती है और यहाँ पे भी एक की होती है ऐसे। अब इसे क्लोज कर दें, फिर इसे क्लोज कर दें, तो अगर इसमें कोई करंट ना जाए, आई जी 0 हो, इफ अगर आई जी इक्वल टू 0 है देन तो इसका मल्टीप्लाई पी और एस का मल्टीप्लाई, अपोजिट वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट कह सकते हो आर और क्यू इक्वल होता है। ये कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, बहुत से इसको ऐसे लिखते हैं कि पी ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाली आर्म जो है पी और क्यू, इसका रेशियो लिखते हैं, पी और क्यू का रेशियो, तो इसको नीचे ले आओ इक्वल टू, और जो नीचे वाली आर्म है उसका इसका रेशियो लिखते हैं, तो देखो इसको इसके नीचे ले आओगे, इसको इसके नीचे लाओगे, भाई क्यू को नीचे ले आए और एस को इधर ले आओ, आर बाई एस, एक ही बात तो है ना। तो ये होती है कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आई जी 0 हो तो ये। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम इसकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो करके देखते हैं। ये ऐसे था, ये पी ओम रेजिस्टेंस था, ये क्यू ओम, ये आर ओम और ये एस ओम। अब इस डायगोनल में लग रहा था गैल्वेनोमीटर, उसे इस डायगोनल में लगा दो गैल्वेनोमीटर को, और सेल लग रहा था इस डायगोनल में, उससे इस डायगोनल में कनेक्ट कर दो, है ना। तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ऐसे ये सेल का ईएमएफ ई। तो बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब भी अगर देखोगे तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल रहेगा। इफ अगर आई जी फिर 0 है देन पी और एस का प्रोडक्ट और क्यू और आर का प्रोडक्ट, अपोजिट वाले का प्रोडक्ट अभी भी इक्वल रहेगा। देखो अब जैसे हम इसमें सोच रहे थे ना, क्या ऊपर वाली आर्म इन दोनों का रेशियो, नीचे वाली आर्म इन दोनों का रेशियो बराबर होता है जब आई जी 0 बराबर होता है। तो इसको घुमा लो आप, इसको ऐसे, ऊपर वाली आर्म मतलब इन दोनों का रेशियो, दैट मीन्स आर और क्यू ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये ऊपर वाली आर्म आ रही है ऐसे, नहीं तो आर और पी का रेशियो, तो आर और पी ले लो, पी को नीचे ले आओ, तो आर और पी का रेशियो है ना, और नीचे वाली आर्म का रेशियो ऐसे, भाई करंट ऐसे चल रही है तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ऐसे, इसमें करंट ऐसे चल रही थी, पी से क्यू गई थी तो पी और क्यू का रेशियो देखा था, और यहाँ पे आर और एस का रेशियो देखा था। ऐसे इसमें करंट जा रही है तो आर और पी का रेशियो देखेंगे और एस और क्यू का रेशियो देखेंगे। तो एस और क्यू का रेशियो देखें तो जब इसको इधर लेके आया तो एस अपॉन क्यू ही तो होगा। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें भी, तो इसीलिए इनको इंटरचेंज करने से बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी भी आपका आई जी उसमें 0 ही होगा। ठीक है ना, आई जी 0 होना ही बैलेंसिंग पॉइंट कंडीशन होती है। द बैलेंसिंग कंडीशन तो लिख देंगे इसमें ऐसे, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज remain unaffected if the position of the galvanometer and the cell are interchanged.
क्वेश्चन नंबर 24, अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड विद न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम thereby producing xenon and zirconium along with a neutron. Write the nuclear reaction, nuclear fission reaction और find the energy release in the above nuclear reaction. और ये डाटा गिवन है। देखो सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट कि पीयू पर, अब इसका डाटा यहाँ से लिख लेना देख के ढंग से, है ना, 94 और ये 239, इस पर 0 N1 की बम्बार्डमेंट कराई है, ठीक है। अब इसे बना क्या है, एक तो जिनॉन बनाए और एक जिरकोनियम बनाए और प्लस कुछ क्या बनेगा देखते हैं अभी। तो देखो जिनॉन का डाटा आप यहाँ से लिख लीजिए देख के ढंग से, ये 54 है और ये 134 है, और जिरकोनियम का यहाँ से लिख लीजिए 40 है और 103 है। देखो दोनों तरफ रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर से होना चाहिए, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। तो देखो ये तो पूरा हो गया, 54 और 40 ऐड करोगे तो 94, ये तो कंप्लीट है। ऊपर वाला चेक करने के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए कि 134 और 103, तो ये 137 हो जाएगा। तो इधर तो 137 है और इधर 239 प्लस 1 तो 240 है, तो इससे 3 ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है तो 30N1, 3 न्यूट्रॉन, क्योंकि अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन भी है ना साथ में। तो देखो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर 3 ऐड हो गए, ठीक है, प्लस रिलीज एनर्जी, है ना, रिलीज्ड एनर्जी जो हमें कैलकुलेट भी करनी है, ये हमें निकालनी है। ये तो हो गई न्यूक्लियर रिएक्शन पहले वाले पार्ट का हो गया। अब इसमें इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इस पूरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोडक्ट से, और रिएक्टेंट का मास अगर प्रोडक्ट से मास से ज़्यादा है तो इधर का मास ज़्यादा इधर से, तो जब ये रिएक्शन हुई तो मास लॉस हुआ, इधर से जब इधर आए तो रिएक्शन कंप्लीट हुई, जब ये दो मीडियम साइज के न्यूक्लियर में टूटा तो मास घट गया। मास घट गया तो गया कहाँ, तो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन की थ्योरम से बोलते हैं हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, कि जब मास लॉस होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, और जब आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करती है कोई बॉडी तो मास बढ़ता है। दैट मीन्स पूरे सिस्टम होल यूनिवर्स में एनर्जी और मास का सम कांस्टेंट रहता है। मास लॉस होगा तो उसके एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी लॉस होगी तो मास बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए जो मास लॉस हुआ उसे निकाल लें, वहीं से हमें एनर्जी रिलीज मिलेगी, है ना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। तो उसे मास डिफेक्ट बोलते हैं हम, मास डिफेक्ट, जो मास लॉस हुआ कितना हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये अब रिएक्टेंट का पहले मास अलग निकाल लो, प्रोडक्ट का अलग निकाल लो, फिर घटा दो, डिफेक्ट निकाल लो, मास डिफेक्ट डेल्टा टाइम से नोट करते हैं, फिर बताता हूँ आगे का प्रोसेस। इसलिए लिखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, में करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हिम्मत मिले कि कर सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में इसमें देख के ही बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन देख के घबरा जाते हैं, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है पर सावधानी से करना है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ही है ना। तो देखो रिएक्टेंट कौन है, पीयू, तो पीयू का मास लिख लो 239.052157, ठीक है। और कौन है भाई रिएक्टेंट में, न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन का मास लिख लो, ये रहा प्लस 1.00866, ये। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यू आएगा, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, सो शॉर्टकट में यू बोल देते हैं। अब देखो मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ 239 पॉइंट, थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखना, 52157, थोड़ा सा गैप बना के, फिर 1 पॉइंट, है ना, थोड़ा सा एक के नीचे एक ही दिखाई दे, 0866 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 0, ऐसे, तो ये 7 हो जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 1 11, कैरी आई 1, 6 1 7 और 1 8, कैरी नहीं आई, संख्या खत्म करिए, 8 और 2 10, कैरी आई 1, 5 और 1 6, अब कैरी खत्म, ये 0 और 9 1 10 और ये 40, 240, ठीक है। तो ये आपका इतना आया भाई, 240 इतना आ रहा है। तो इसको मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो देखो कितना आ रहा है, देख के लिखते हैं, ये आ रहा है हमारा 240.060817 और पीछे लिख दो यू, एटॉमिक मास यूनिट, देखो मैंने इसे लिखा है 240.060817, ठीक है भैया। तो एंड मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लो आप, मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लो। इसको प्रोडक्ट में कौन कौन है, जिनॉन है, तो जिनॉन का मास लिखते हैं सबसे पहले, ये रहा 133.90, फिर कितना है 5040, प्लस जिरकोनियम का है 102.926597, ठीक है। और 3 न्यूट्रॉन है, 3 और 1.00866। अब इसको ऐड करना है, चलिए करते हैं। तो पहले तो जिनॉन का देख लेते हैं, थोड़ा सा सही से लिखना, 1.3905040 और जिरकोनियम का 102.926597,
9 2 है, 6 5 है और 9 7 है। और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें पहले, 0 8 6 6 में 3 का मल्टीप्लाई 18, 18 1 19 और 24 1 25 और एक 0 और एक 3, तो 3.02598 और ये 0, ये हो गया भाई। ठीक है, अब ऐड करते हैं। ये तो 7 हो गया, 8 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21, 21 की कैरी 2 आई। 5 और 9 9 और 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गया 16, कैरी आ गई 1। ठीक है, 5 5 10 16 16 और 1 17, कैरी आई आपकी 1। ठीक है, 2 2 4 4 और 1 5, कैरी नहीं अब। 9 दूनी 18 की 8 और 1 कैरी आई। 3 और 3 6 6 2 8 और 8 1 9, कैरी नहीं है अब, 3 आएगा और 2 आ गया। 239 8 5 7 6 1 7। ठीक है भैया, तो ये लिख लो यहाँ कि भाई ये ऐड करके आया 239.857617 और ये यू लिख दो पीछे, यू को सही तरह से बनाना, इसमें ऐड मत कर लेना। अब मास डिफेक्ट निकाल लो बैठा के, इसीलिए मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू, है ना, तो घटाना पड़ेगा इसमें से, तो मैं तो इसको ऐसे ले लेता हूँ 240.060817 और 239.8576 और 17, ऐसे लिख के मैं घटा देता हूँ। तो देखो 7 7 0 हो गया, जे भी 0 हो गया। 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 5 में से 5 गया तो फिर 0 बचा, 10 में से फिर 8 गए तो 2 बचे और ये तो हट गया, खत्म, 0। इतना आया, दैट मीन्स 0.2032 यू आया, इतना मास इफेक्ट आया। ठीक है, अब ये जो मास लॉस हुआ है इसके बदले में एनर्जी मिलेगी, तो एक फॉर्मूला में मालूम होना चाहिए बेटा, है ना। ये हम करके देखते हैं कि अगर 1 यू मास लॉस होता है, 1 यू मास लॉस होने से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अगर 1 यू एटॉमिक मास लॉस होगा तो उसके बदले में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो फॉर्मूले की तरह से यूज होता है। तो 1 यू के होने से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इतने यू मास लॉस होने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इसमें इस यू की वैल्यू पुट कर दो आप, तो रिलीज एनर्जी निकल आएगी, रिलीज्ड एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम, ये यू है, और इसमें अगर हम ये इतना है तो 0.2032 और इस यू की जगह पर हम ये ले सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, अब इसका सब मल्टीप्लाई करना, अभी मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप करना 189.2808 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल बनाना इसको, इतना आएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, और एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर, हो सकता है थोड़ा सा ये डाटा ईजी हो और ऐसा भी हो सकता है। तो नंबर 25, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस पर ध्यान दीजिए, कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ 0.82 सेंटीमीटर, आई लेंस फोकल लेंथ 2.9 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 0.91 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, कैलकुलेट दैट द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप और ड्रॉ द रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका डाटा बहुत गंदा है, कैलकुलेशन तो है इसमें, चलो मिलके करते हैं। ठीक है, तो पहले तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले डायग्राम बना लेना चाहिए, छोटा सा एक रफली डायग्राम बनाना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाओ और एक आपका आई लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ छोटी है और आई लेंस की फोकल लेंथ बड़ी है, तो इसका अपर्चर भी बड़ा होगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ रखिए 0.82 सेंटीमीटर, डाटा लिख रहे हैं, एफ ई 2.9 सेंटीमीटर। देखो ये एफ हो गया फर्स्ट फोकस इसका। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट रखा है ना 0.91 सेंटीमीटर, तो इससे तो डिस्टेंस ज़्यादा ही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इससे स्लाइटली अवे रखा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये यूओ हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया यूओ 0.91 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है। अब थोड़ी सी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस याद होनी चाहिए आपको। जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में रखा होता है तो इमेज बियॉन्ड 2f बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड और साइज में बड़ा बनता है। ठीक है, तो बना लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में, ऐसे इसकी इमेज बना देते हैं फटाफट। यहाँ ये इमेज बना दी मैंने, ए डैश और बी डैश, इस लेंस के लिए ये इमेज है ना, ऐसे एक रेज यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए, ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करती है। ठीक है, और ये कहाँ होनी चाहिए, आई लेंस और आई लेंस के फोकस के बीच में होनी चाहिए, अगर आपको फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बनानी है तो। ठीक है, अच्छा, अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस को हम यू ई कहेंगे, और ये इसके लिए, इस लेंस के लिए ये इमेज थी तो इस डिस्टेंस को हम वी ओ कह देते हैं।
यहाँ तक। फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय नॉलेज होनी चाहिए। जब ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये लेंस और फोकस के बीच में रखा है, और जब ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस के बीच में रखा होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, और इरेक्ट बनती है और साइज में बड़ी होती है। तो कुछ इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। एक रेज ऐसे निकालो और डेड डैश करके इसे पीछे बढ़ाओ, और ये इमेज बन गई आपकी वर्चुअल बड़ी, ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, और इसको एक रेज पैरेलल निकालो ऐसे, और ये फोकस से होके जाएगी, और इसको पहले इसको बना लो डेड डैश करके, नहीं, और इसको आगे बढ़ा दो। ये आई लेंस का फोकस हो गया एफ ई। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे इमेज बन गई वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बननी चाहिए, अगर आंख को हम इसके पास ही मानते हैं, बहुत इज वेरी क्लोज टू आई लेंस, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं हम, है ना। तो आई के लिए ये नियर पॉइंट पे बननी है, ऐसा कह रहा है। तो जानते हो जब नियर पॉइंट पे बनती है तो क्लियरली विजुअल होती है और साइज में सबसे बड़ी होती है, विजुअल एंगल वहाँ पर सबसे बड़ा होता है ना। तो ये कह रहा है कि फाइनल इमेज जो बननी है ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है आंख से, ये दे रखा है हमें, इसे डी बोलते हैं हम। ठीक है नहीं, अच्छा, ये सब क्वेश्चन में गिवन है हमें डाटा। चलिए अब क्या करना है, तो जानते हो मैग्नीफाइंग पावर, जब आपकी फाइनल इमेज, दो केस होते हैं इसमें, डी दूरी पर बने, दैट मीन्स नियर पॉइंट पर बने, तो जो साइज ऑफ इमेज होता है वो सबसे बड़ा और क्लियरली विजुअल होता है, उस मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है इस वाले केस में। उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, माइनस के वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई होता है, ये फॉर्मूला है, और हमें कैलकुलेट भी यही करना है। लेकिन इसमें एक केस और होता है जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, दैट मीन्स फार पॉइंट पे बने, या इसी सिचुएशन को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट, लेंस की, दोनों लेंसों की वह पोजीशन जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा फाइनल इमेज इनफाइनाइट बनती है, उस लेंस की, उस दोनों लेंसों की उस पोजीशन को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, जब फाइनल इमेज इनफिनिटी बनती है। और जब फाइनल इमेज इनफिनिटी तब बन सकती है जब आपका ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट आई लेंस के फोकस पर हो, दैट मीन्स यू ई एफ ई के बराबर हो, तभी आपकी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन सकती है। अच्छा, और ये डी दूरी पर तब बनेगी जब आपका ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, ये वाला जो ए डैश बी डैश वाला ऑब्जेक्ट है वो लाइज बिटवीन आई लेंस और फोकस के बीच में हो। अभी मैंने इसका डायग्राम बनाया है, ठीक है, इस वाले का, इसका नहीं बनाया। ठीक है भैया, अब बस कैलकुलेशन करनी है हमें, शुरू करते हैं। देख भैया, देखो एम निकालना है तो डी तो हमें पता है 25, एफ भी पता है, यू भी पता है, वी ओ नहीं पता, तो नाउ पहले तो वी ओ निकालो। और वी ओ कैसे निकालें, लेंस फॉर्मूला से, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। एफ ओ कितना रखा है 0.82, तो 1 पुट कर दो 0.82। वी ओ निकालना है, यू ओ कितना रखा है, तो देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव रखेंगे, तो माइनस के 0.91, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/VO कितना हो गया 0.82। देखो ये पहले प्लस हो जाएगा, फिर इसको ले जाएंगे, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस के 0.91, है ना, ऐसे। और यहाँ से एलसीएम ले लें 0.82 और 0.91, तो ये 0.91 माइनस 0.82, इसको जब घटाएंगे इसमें से तो 11 में से 2 गए तो 0.09 बचेगा ये। ठीक है, 0.09 तो बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 0.82 और 0.91, ये 1/V0 हो गया। तो उल्टा कर लो दोनों को, V0 इज इक्वल टू 0.82 इंटू 0.91 डिवाइडेड बाई 0.09। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट उठा लो, मैं देखो यहीं कर लेता हूँ, यहीं कर लेता हूँ, अगले पेज में फेयर करूँगा। 9 का डिवाइड कर लो 91 में, है ना, 91 में डिवाइड कर लो। अगर 9 का 91 में डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 1, 0 आएगा, यहाँ 1 आ गया, कैरी एक 1 उतार लिया। अब 1 उतारने से डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 बढ़ाना पड़ेगा एक, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 आएगा, 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 आएगा। तो इसका इसमें डिवाइड करने पर 0.82 का 10.11 कितना। अब देखो इसे 10 मान लें और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 8.2 आएगा, लेकिन ये 10 से थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, तो अंदाजे से लिख देना 8.3। अगर इसे 10 माने तो 8.2 आएगा ना, और ये 10 से थोड़ा सा बड़ा है तो इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देती 8.3, या मल्टीप्लाई करके देखो 8.3 के समथिंग आएगा। ये इतना सेंटीमीटर आ गया, ये V0 आ गया बेटा आपका। ये बस यही निकालना था, अगले पेज में बताता हूँ। फिर इसमें फिर हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है आपकी, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, है ना, इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो कोई भी साइन पुट नहीं करते इस फॉर्मूले में, है ना। तो माइनस का VO की वैल्यू अभी मैंने निकाली 8.3 सेंटीमीटर, UO की वैल्यू 0.91, 1 प्लस D की वैल्यू 25 और FE की वैल्यू 2.9, तो 2.9 लिख दो भाई, कैलकुलेशन तो है ये, उसमें कोई दोहराया नहीं है। यहाँ से इसको उठा के 0 कर लो। अब इसको तो ऐसे रहने दो भी 8.3 और इसको भी ऐसे रहने दो 9.1, 1 प्लस 29 का, फिर मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ, 29 का 250 में डिवाइड करो भाई, 29 का 250 में। तो सोचो एक बात तो नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 कम रह जाएगा, 8 दूनी 16,
9 दूनी 18, लेकिन 81 हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा। तो ये जाएगा करीब करीब कितनी बार, 29 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 बार जा रहा है। देखो करके देखो, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 72, 2 16 की 7 और 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22 23, तो 32 232 आया। ठीक है, घटा के देखते हैं, अगर ज़्यादा हो तो गलत हो जाएगा, तो अपने मालूम पड़ जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ गए 4, 4 में से 3 गया तो 1, 18 बचा, जो किससे कम है, मतलब सही किया है। अब जा नहीं रहा तो पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब कितनी बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है भाई। 6 बार जाएगा तो जनाब 54, 4 हाँ 16 की 5 और 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17, तो ये 17 करीब आ गया। 174 घटाएंगे तो ये आपका 6 बचेगा और 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 दूनी 4, 2 9 18 5 और 3 बार जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। अब ये 2 बार जाएगा, ठीक है, इतना ही कर लो। 2 डिजिट तक कर लिया तो ये हो गया 8.62, है ना। बस मैं इसीलिए आपको हिम्मत आएगी, मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ। आपको भी बच्चे हिम्मत खो देते हैं, बस केवल हिम्मत बनाए रखिए, कर सकते हो आप क्वेश्चन, है ना। करना अगर समय मिले तब क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए, बहुत क्वेश्चन बेकार दे रखी है। ठीक है, माइनस का 8.3, 0.91 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.9 कितना आ जाएगा, 62। इस पॉइंट से ये पॉइंट उठा लो, तो माइनस के 8.3 इंटू 962 डिवाइड बाई 91। अब फिर 91 का डिवाइड करो 962 में, है ना। कैलकुलेशन तो है भाई, ये मैं मना नहीं कर रहा। तो 91 का देखो इसमें करेंगे तो एक बार चला जाएगा, 91 हो जाएगा। यहाँ से बचेंगे 5, फिर 2 उतार लेंगे। जब 2 उतार चुके हैं कैरी, जब डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा यहाँ 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, कर लिया। अब कितनी बार जा सकता है, 520 अपन 45, चनाम 54, 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 5 1 5 45, 10.5 हो गया। करना चाहो 1 डिजिट तक, 2 डिजिट तक कम से कम करना चाहिए। अगर सही 10 में से 5 गए तो 5 और 11 में से 5 गए तो 6, 65, 1 0 बढ़ा लो। अब 650 हो गया, टर 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 963, 7 पर चला जाएगा करीब करीब, 9 एकन 7 एकन 7 और 7 नाम 63, 63। ठीक है, इतना कर लो। तो माइनस के 8.3 इंटू 10.57। अब इसका मल्टीप्लाई प्लीज आप अपने आप करना, मैं नहीं कर रहा, इतना तो कर ही सकते हो आप। तो माइनस के 87 मैंने करके रखा इसको 73, ठीक है, इतना 87.73। इसकी कोई पावर मत लिख देना, यूनिट में लिख देना, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं होती, यूनिट नहीं होती है ना, यूनिट लेस होता है। बस एक आंसर तो ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड पार्ट का क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में नहीं था, ये तो नियर पॉइंट वाले डायग्राम में था। नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती है और ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ये एपी पर होना चाहिए। तो क्या करें कि ये ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश एपी पर आ जाए, सोच बताओ। सर ए डैश बी डैश को सरका लो, जो नहीं सरकेगा। ए डैश बी डैश कैसे सरका लोगे भाई, ये तो इमेज है, इमेज को पकड़ लोगे तुम। तो फिर क्या करें सर, लेंस को सरकाएं इस वाले को। जानते हो ये एफ ही फिक्स है, 2.9 सेंटीमीटर होता है जैसे लेंस है, और ये एफ ही है। तो ये जो दूरी है ये वाली, ये फिक्स है, ये दूरी फिक्स है। जब इस लेंस को 10 सरकाओगे तो 7 7 एफ ही सरकेगा। तो लेंस जैसे ही 10 सरकाया यहाँ पे अभी जैसी ए डैश बी डैश पाए रोक दो, है ना। तो एफ, जब ये ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू एफ ही हो जाएगी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तब इमेज इन्फिनिटी बनती है। बस यही करना है और कोई चेंज नहीं करना, जो कि डायग्राम बना देना है। तो अब जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी बने, दैट मीन्स फी बराबर इन्फिनिटी हो, ये तभी होगा यू ई जब एफ ई हो, और इसी केस को हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट इसी केस में डायग्राम बनाना है। तो पहले आप ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाओ जो कम अपर्चर का होता है, और फिर एक आप आई लेंस बना दो जो ज़्यादा अपर्चर का होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। यहाँ पे ध्यान रखना एफ ओ से स्लाइटली अवे रखना ये वाला ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये यू ओ था। अब यहाँ से पहले ये लाइट ना आया करो, टर करके नहीं, ठीक है, ऐसे बना ली। अब इमेज मेरे को फोकस पे बना देनी है, तो मैंने ये फोकस पे इमेज बना दी। ये वी ओ है, ये तो वी ओ ही रहेगा, ठीक है। और ये फिर रेज बढ़ा दो आप, ऐसे एरो जरूर बनाना रेज में, है ना, ऐसे। ये जब आगे जाएगी तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी इस जगह पर, और ये प्रिंसिपल इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर एफ ओ लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये आपका यू ई हो गया, यहाँ आई लेंस लिख दो, ऑप्टिकल सेंटर इसका, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये यू ई हो गया जो कि एफ ई हो गया। जब ये ऐसा हो जाता है तो एक रेज ऐसे गई और एक रेज ऐसे, ये पैरेलल हो जाती है भैया ऐसे, है ना। ये एफ ई लिखना जरूरी, क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये पैरेलल थी एफ ओ था, ये एफ ई होगी। एक रेज इसमें बना दो ऐसे, एरो नहीं बनाया सत्यानाश है। और इमेज आप डेड डैश पीछे कर दो ऐसे, दोनों तरफ इमेज बनती है। एफ ई से थोड़ा सा इधर पॉजिटिव पे पहुंच जाता है, एफ ई से थोड़ा सा इधर नेगेटिव पहुंच जाता है, ऐसा होता है इसमें इमेज के बारे में, ठीक है। नहीं तो इधर की तरफ यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक आई भी बना दिया करो ऐसे छोटी सी, तो ये फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी बन रही है,
है ना। तो ये रे डायग्राम है जब आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस हो। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला नियर पॉइंट पर हो तो उसका रे डायग्राम पूछता तो फिर ये बनाता। मैंने दोनों ही बना के दिखा दिए हैं आपको। अगर ये पूछता तो ये बना दो, ये पूछता तो ये बना दो। ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। 26 ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हेंस द वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द हाइगन प्रिंसिपल। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर बनाइए आप। ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया मैंने, इसका नाम डाल दीजिए कुछ ना कुछ M1 M2। अब जैसा कहा है वैसा कर देखो। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट, तो प्लेन वेव फ्रंट एक इंसिडेंट करिए ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दीजिए आप। तो मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया AB। इसे एक प्लेन वेव फ्रंट बोल रहे हैं, ऐसे सरफेस है पूरा एक ऐसे, ठीक है, इंसिडेंट किया। और अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल कि जो वेव फ्रंट होता है उसके जो रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये रेज जो आएंगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेज होंगी वो इस वेव फ्रंट के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी ऐसे। इसे फर्स्ट रेज और इसे सेकंड रेज, किसी को भी फर्स्ट मान लो किसी को सेकंड मान लो, ठीक है। ये रेज हो गई और ये इंसिडेंट किया है। तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट और मिरर के बीच में एंगल आई है, इंसिडेंस एंगल है। सर एंगल तो हम कहते हैं कि किसके बीच में होता है, एंगल तो सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। आपने इसे आई क्यों कहा, तो ज्योमेट्री से ये आई आ जाएगा। कैसे, देखो यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो ऐसे, यहां सर ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं, बिल्कुल आई। अब बताओ इसके और इसके बीच में कितना एंगल, तो 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट के रेज हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस आई। हाँ सर, तो ये और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर 90 माइनस आई घटा देंगे तो ये आई आ जाएगा। ये ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो A डैश, तो जितना हमने डायग्राम बनाया है ना उतना हम लिख लेते हैं, उतना ही हम लिख लेते हैं। तो देखो मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहां दिखा देता हूं आपको। AB इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर M1 M2। तो देखो ये AB एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट कर रहे हैं M1 M2 पर, ठीक। और एट एंगल BA डैश कितना है, I है। 1 and 2 आर करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू प्लेन वेव फ्रंट AB। यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट AB लिख लेना, वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट AB। तो देखो मैंने बिल्कुल सेम बनाया ये, है ना। AB एक प्लेन वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट हो रहा है किस पर, मिरर M1 M2 पर। कितने एंगल्स हो रहा है, BA डैश I, तो BA डैश I। और 1 and 2 आर करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे हैं परपेंडिकुलर टू AB। तो AB के परपेंडिकुलर है। यहां जैसा बनाया वैसे ही वहां लिख दिया। अब आगे क्या करना है जरा वो समझते हैं। अब थोड़ा सा हाइगन प्रिंसिपल आना चाहिए आपको। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, इस प्लेन वेव फ्रंट AB पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल, कोई सा भी पॉइंट एवरी मीडियम का पार्टिकल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मतलब एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करता है। मीडियम का पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करता है और इमिट ऑल डायरेक्शन न्यू वेव। उन न्यू वेव को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। तो हम ये मान लेंगे कि इस AB पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल एक न्यू सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह से बिहेव कर रहा है और इमिट कर रहा है न्यू वेवलेट, जिसका नाम है न्यू वेव्स कर रहा है, उसका नाम होता है सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। तो ये लाइन हम यहां पर लिख देंगे सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन AB इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अब क्या करना है, मान लेते हैं कि B से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट, वैसे A और B से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी वो एक साथ निकलेंगी, एक साथ वो सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसको बारे में बात करेंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन होगा वो दोनों काम एक साथ। तो B से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट लेट कर लेते हैं A डैश से, मिरर M1 M2 के पॉइंट A डैश से T सेकंड में स्ट्राइक करती है, ये लेट कर लिया। अब सोचो अगर ये T सेकंड में यहां A डैश से स्ट्राइक कर रही है तो कितनी डिस्टेंस चली, तो ये डिस्टेंस सेकेंडरी वेवलेट चली BA डैश, और डिस्टेंस निकालें तो स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो ये सेकेंडरी वेवलेट की स्पीड जो है वो V है, और V है तो V और T सेकंड में स्ट्राइक कर रही है तो डिस्टेंस कवर करी उसने V इंटू T। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल ली हमने, ठीक है सर। तो ये लाइन लिख भी देंगे हम, लेट किया है हमने। सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम B स्ट्राइक M1 M2 एट A डैश। मैं भी ये कह रहा हूं कि सेकेंडरी वेवलेट जो B से निकल रही है वो मिरर M1 M2 के पॉइंट A डैश पर स्ट्राइक कर रही है इन T सेकंड, इसीलिए BA डैश की जो वैल्यू है वो V इंटू T है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट कर ली। नाउ अब A से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी, अच्छा B से और A से निकलने वाली सेकेंडरी एक साथ निकलेंगी, पहले हमने B की बात कर ली, फिर A से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट सेम टाइम T में, जितने T टाइम में, जैसे ये यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंची, T सेकंड में पहुंची, उसी T सेकंड में सेम टाइम T सेकंड में, उसी T सेकंड में
ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगी, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी उसी टी सेकंड में। तो देखो यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और स्पीड एक मीडियम में सेम ही रहती है और टाइम हम सेम ले ही रहे हैं, तो डिस्टेंस भी सेम ही होगी, है ना। तो इसीलिए ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम टी में, v इंटू टी। भाई टाइम चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज नहीं हुई, टाइम सेम रखना है हमें। जब जानते हो जब एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट हम ड्रॉ करते हैं तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों वेव फ्रंट के बीच में जो सेकेंडरी वेवलेट द्वारा कवर किया टाइम है, टाइम जो लग रहा है वो सेम होना चाहिए, है ना। ये पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करने वाला पॉइंट है। तो ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी टी सेकंड में, उसी टी सेकंड में v इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब वो कहां तक जाएगी हमें मालूम नहीं, तो ए को क्या मान लो सेंटर, और रेडियस ले लो v इंटू टी, और एक आर्क बना दो। तो ए को सेंटर मान के v इंटू रेडियस, v इंटू टी रेडियस का एक आर्क बना देंगे यहाँ। तो देखो ये डिस्टेंस है इतनी, तो यहाँ पे भी एक ऐसे आर्क बना देंगे। तो मैंने ये आर्क बना दिया, और यहां से एक सेकेंडरी वेवलेट निकाल दी, ये रही, और ये डिस्टेंस कवर करी इसने ए बी डैश, और ए बी डैश की जो वैल्यू है ये भी v इंटू टी है ये। तो देखो हमने जितना बोला उतना लिख लेते हैं पहले। द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम ए विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस v इंटू टी इन द सेम टाइम, इस पर लाइन ध्यान रखें, इन द सेम टाइम। देयरफॉर विद a एज अ सेंटर और v इंटू टी एज अ रेडियस ड्रॉ एन आर्क b डैश सो दैट ए बी डैश इज इक्वल टू v इंटू टी। यहां तक आ गया। अब हाइगन प्रिंसिपल का अगला स्टेप यूज कर रहे हैं। अगर हम इस a डैश से इस आर्क पर, आर्क b डैश पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये तो ये टेंजेंट पर इस लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेगा। तो देखो यहां से जब यहां से सेकेंडरी वेवलेट निकली तो ये इस वाले पॉइंट पे पहुंची, कितना समय लिया t, और यहां से भी जो वेवलेट निकली वो यहां से यहां तक पहुंची, कितना समय लिया t। तो ये a डैश और b डैश पर लाई करने वाले जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो एक साथ ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, सेम फेज में ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको एनर्जी जैसी मिलेगी पार्टिकल को वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक साथ शुरू करा, सेम टाइम में मिल रही एनर्जी, है ना। तो इसीलिए इस a डैश b डैश को हम क्या बोल सकते हैं, ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे इसको। और इसमें ये वाली जो रेज है 1 डैश, और यहां पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट आ रही है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये 2 डैश। 1 डैश एंड 2 डैश अगर ये वेव फ्रंट है, इसे वेव फ्रंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर लाई करने वाला जो मीडियम का पार्टिकल है वो सेम फेज में ऑसिलेट करेगा। तो 1 डैश एंड 2 डैश करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होंगी, रिफ्लेक्टेड वेव रेज होंगी जो a डैश b डैश के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये लाइन लिख देंगे हम यहाँ पे। फ्रॉम a डैश ड्रॉ अ टेंजेंट प्लेन a डैश b डैश टचिंग द स्फेरिकल आर्क टेंजेंशियली एट b डैश। तो देखो ये एक स्फेरिकल आर्क है b डैश, a डैश से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। देयरफॉर a डैश b डैश द सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर t सेकंड, t सेकंड बाद ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। दिस वुड एडवांस इन द डायरेक्शन रेज 1 डैश एंड 2 डैश व्हिच करस्पॉन्डिंग टू रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू a डैश b डैश। देन a डैश b डैश वुड रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। a डैश b डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो देखो ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा ना, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये तो डायग्राम बनाना है हमें, है ना। इसमें चाहो तो इसे r बोल सकते हो, अगर ये r है तो ये भी r होगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला वेव फ्रंट के साथ, वेव फ्रंट ये है ना, तो वेव फ्रंट के साथ मिरर r एंगल बनाएगा। यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ बना रहा है मिरर i, ज्योमेट्री से चेक कर सकते हो। इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे, इसके बीच में कितना एंगल 90, तो ये r है तो ये वाला एंगल 90 माइनस r, और इसके बीच में 90, तो 90 में से 90 माइनस r घटाएंगे तो ये r बचेगा, तो ये एंगल r होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमें ये प्रूव करना था लॉ, कि वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द हाइगन प्रिंसिपल। तो एक बात बताइए, अगर ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी ए डैश और दूसरा ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, एक तो ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज, ये अगर हम प्रूव कर दें तो उस वाली कंडीशन में आई और आर इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसकी 3 प्रॉपर्टियां इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, तो ए डैश दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, तो एक तो ये दोनों के लिए कॉमन साइड है ए डैश, दूसरा एंगल ए बी ए डैश और एंगल ए बी डैश ए डैश ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वेव फ्रंट के हमेशा रेज परपेंडिकुलर होती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल्स। तो ये 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात, बी ए डैश डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बी ए डैश और ए बी डैश डिस्टेंस, एंड
बी ए डैश डिस्टेंस और ए बी डैश डिस्टेंस इक्वल है v इंटू टी। तो देखो तीन प्रॉपर्टी इक्वल हो गई। हैंस हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आप ये देखेंगे अगर इस सेम शेप और सेम साइज के हैं तो हेंस आई बराबर आर, ये है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सेम शेप और सेम साइज के होंगे तो आई और आर ओवरलैप करेंगे। देखो ये साइड तो इस पर ओवरलैप नहीं कर सकती, तो इसको जो ये वाला जो ट्राइंगल है आपको इसको पहले पलटना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे पलट लेना और पलटने के बाद सरकाओगे ना तो आर आई के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, आर आई के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। उस वाली कंडीशन में आई और आर ये प्रूफ हो जाएगा। तो यही तो आपका फर्स्ट सेकंड लॉ कह दो या फर्स्ट लॉ कह दो जो कहना है, ठीक है। दिस इज प्रूव दैट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ क्या कहता था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखो ये एक ही प्लेन में तो लाई कर रही हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब इसी प्लेन ऑफ पेपर में तो लाई कर रही हैं। या फिर इसे एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। एक पेज ले लेता हूं, ध्यान से सुनना इसको, है ना। तो एक बात बताओ मेरे को पहले कि यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। देखो ये तो हो गया प्लेन ऑफ पेपर और ये हो गया वेव फ्रंट इंसिडेंट। तो इस प्लेन ऑफ पेपर और इस सरफेस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। एंड इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और इंसिडेंट रे जो हैं वो इस प्लेन वेव फ्रंट एबी के कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। देखो रेज ऐसे आ रही हैं इधर से, परपेंडिकुलर है सरफेस के। हैंस इंसिडेंट रे लाइज ऑन प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। जब आपका ये वेव फ्रंट इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और इंसिडेंट रे इस प्लेन ऑफ वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, तो इंसिडेंट रे प्लेन ऑफ पेपर में लाई करेंगे, मतलब पैरेलल होंगी, है ना। डायग्राम से देखिए, ये लाइन लिख देनी है बस केवल, एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे कि जो प्लेन ऑफ मिरर है, प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। एंड देखो ये प्लेन ऑफ मिरर ऐसे हो गया, ये प्लेन मिरर का प्लेन हो गया और ये आपका पेपर का प्लेन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये लिख दिया मैंने ऐसे। एंड नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर। हेंस नॉर्मल ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो देखो नॉर्मल इस प्लेन ऑफ मिरर के कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल प्लेन ऑफ पेपर के कैसा है, लाई कर रहा है, मतलब पैरेलल है। तो ये हो गया स्टेटमेंट। सिमिलरली ऐसे यहां लिख सकते हो आप, सिमिलरली कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का प्लेन है और ये प्लेन ऑफ पेपर है, परपेंडिकुलर है। एंड रिफ्लेक्टेड जो रे हैं परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल। हेंस रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, प्लेन ऑफ वेव फ्रंट के, तो रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। हेंस रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन प्लेन ऑफ पेपर। तो देखो यहां रिफ्लेक्टेड रे भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है,
नॉर्मल भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं और इंसिडेंट रे भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है। दैट मींस ये तीनों की तीनों सेम प्लेन ऑफ पेपर में, एक ही प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं। दैट मींस सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। यही तो सेकंड लॉ है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। This is second law of reflection. Well, if a point size object having charge 1 coulomb and mass 1 gram is projected with velocity 2 I cap meter per second. ये I cap बता रहा है कि velocity की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। From the point 0 2 सेंटीमीटर 0 in the region of magnetic field माइनस के 0.1 k cap टेस्ला। ये टेस्ला तो यूनिट है और k कैप माइनस k कैप डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव जेड एक्सेस में होती है। यहाँ पे गिवन भी है, ये x है, ये y है और नेगेटिव जेड एक्सेस हम नीचे की तरफ मान लेते हैं, नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ z और नीचे के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस बनाते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन में दे भी रखा है क्रॉस, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो तो क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। व्हाट विल बी द शेप है ये, ठीक है, ऑफ द पाथ ऑफ द फॉलोड बाय द गिवन चार्ज पार्टिकल एंड एट व्हाट इट क्रॉस द एक्स एक्सिस और व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट एंटर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें थोड़ी सी गलती भी है क्वेश्चन में। ठीक है, जरा समझते हैं पहले। देखो पहले बताओ यहाँ पे वेलोसिटी किधर है, ये ऐसे रखिए वेलोसिटी की दर्शन है ना, या द्वारा से बना देता हूँ यहाँ ऐसे, और ये आपका यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव है 1 कूलम और वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है उसने 2 I कैप मीटर पर सेकेंड। यहाँ I कैप बता रहा है इसकी दर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है वेलोसिटी की और मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड। उसका मैग्नीट्यूड देखें तो 2 मीटर पर सेकेंड ही है और मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन कैसी है, डाउनवर्ड है आपकी। ठीक है, ऐसे है ये और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फैला हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ऐसे समझो। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब एक बार बताइए कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री। और याद करिए 3 केस होते हैं, जब थीटा एक्यूट एंगल होता है तो पाथ हेलिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और 90 डिग्री होता है तो सर्कुलर होता है, और अब जब आपका एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे पाथ कैसा होगा, सर्कल होगा। ये बात तो ठीक है कि सर्कुलर पाथ होगा, बनाएंगे कैसे और उसकी रेडियस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काटने की कहना ना एट व्हाट पॉइंट इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस, वो कट करेगा कहाँ तो उसके रेडियस के बारे में पता होना चाहिए हमें, और किधर घूमेगा वो भी पता होना चाहिए। तो देखो पहले आप क्या करिए, फोर्स की दर्शन, पहले तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर, जैसे एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। F इक्वल टू क्यू, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, क्यू तो स्केलर है, V क्रॉस B ये, और ये वैसे तो होता है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो क्यू वी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्यू V क्रॉस B ऐसे है ना। अब इस फोर्स की दर्शन निकालने के हमारे पास 2 रूल होते हैं, या तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो या राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, है ना। मैं पहले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता रहा हूँ आपको। तो देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, दर्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। आपकी ये जो लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, ये सेंट्रल फिंगर है ना, ये वेलोसिटी की दर्शन को बताती है ना, और जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन को इंडिकेट करती है, और जो थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स की दर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इनके तीनों के बीच में परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे। लेकिन ये रूल वैलिड है ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। नेगेटिव होगा तो पहले फोर्स की दर्शन इसी से निकाल लो आप, है ना। निकालने के बाद केवल और केवल फोर्स की दर्शन को रिवर्स कर दो अगर नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो फिर तो इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो पहले सेट करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो ऐसे हो गई ना। और वेलोसिटी देखो आपकी कैसी है, ये वेलोसिटी की दर्शन ये रही इधर की तरफ ऐसे, ये वेलोसिटी की दर्शन है ना, पार्टिकल इधर ही तो आ रहा है, ये भी वेलोसिटी से ऐसे। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन डाउनवर्ड और वेलोसिटी की दर्शन ये, और थंब किधर आ रहा है, देखो थंब आपका आ रहा है इधर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में, दिख रहा है। हाँ सर, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में थंब आया आपका ऐसे। जिधर ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है और परपेंडिकुलर हो, और जिधर फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो जिधर ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। तो सर्कुलर पाथ का सेंटर ये तो पक्का है कि ऊपर होगा, तो घूमेगा तो ये ऐसे, नीचे नहीं घूम सकता अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो। सोचो, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है +1 कूलम, ये नेगेटिव तो बोला ही नहीं है। और जब ऐसे घूमा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को तो कोई कहीं काटेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं करेगा, है ना, पहली बात। अच्छा, थोड़ा सा अगर चाहो तो इससे आप फोर्स की दर्शन को किससे भी निकाल सकते हो, आप V क्रॉस B की दर्शन निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट की दर्शन। जो V क्रॉस B की दर्शन होगी, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो V क्रॉस B की दर्शन और F की दर्शन सेम, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो V क्रॉस B की दर्शन और F की दर्शन अपोजिट।
तो यहाँ पे तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो v क्रॉस v की डायरेक्शन निकाल लो आप। अब राइट हैंड से निकालते हैं v क्रॉस v। v क्रॉस v में राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, रख लिया। फिर अपने राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाओ, वो भी छोटे एंगल से। तो देखो मैंने वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखा अपना राइट हैंड की फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह नीचे की तरफ है, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर को छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दिया, घुमाया नीचे तो घुमाया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। थंब जिधर आए वो v क्रॉस v की डायरेक्शन, ठीक है। तो थंब से ऐसे आया तो v क्रॉस v की डायरेक्शन ऐसे हुई। जो डायरेक्शन v क्रॉस v की, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन v क्रॉस v की वही f की, तो पॉजिटिव तो है ही है, तो v क्रॉस v की डायरेक्शन भी यही रहेगी, f की डायरेक्शन भी यही रहेगी, इससे भी वही आ रहा है। और एक तरीका है कि आप क्या करो, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की, फिर f की डायरेक्शन निकाल लो, उससे भी निकल आएगा। अब इतने सारे बता दिए तो इतना निकाल लो बस केवल, कि फोर्स जो लग रहा है ये अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस में लग रहा है, इसलिए और जिधर फोर्स लगेगा उधर सर्कुलर पाथ का सेंटर आएगा। अब सर्कुलर पाथ की रेडियस और निकाल लो। जानते हो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो पाथ सर्कुलर होता है, पाथ सर्कुलर होता है, और सर्कुलर पाथ है तो उसकी जो रेडियस होती है सर्कुलर पाथ की, उसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए mv/qb। तो m देखें तो m है आपका 1 ग्राम, तो इसे ऐसा सिस्टम में चेंज करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा किलोग्राम। भाई 1 ग्राम है तो 1 × 10⁻³ kg लिख सकते हैं, और -3 को नीचे ले आएंगे तो इतना हो जाएगा। वेलोसिटी देखें, मैग्नीट्यूड देखें तो 2 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी हो गई 2 अपॉन। चार्ज देखें तो चार्ज है 1 कूलाम, तो चार्ज हो गया 1 कूलाम। मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नीट्यूड देखें, ये तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 0.1 माइनस का k कैप टेस्ला, लेकिन मैग्नीट्यूड देखोगे तो 0.1 टेस्ला ही है, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, तो 0.1 लिख दो यहाँ 0.1। अब इस पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट गया, डिवाइड करोगे इसे तो 2 × 10⁻⁻² मीटर आएगा, और सेंटीमीटर में देखोगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, और ये पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया ना, इसके कोऑर्डिनेट देखो ऐसे, तो मतलब ये तो ऑरिजिन है 0 0 ऐसे, और ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं इसके, इस वाले पॉइंट के वो 0 2 सेंटीमीटर और 0 हैं। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस रखी है यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर रखी है आपको, और रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे घूम जाएगा। ये घूमेगा तो ऊपर फोर्स लग रहा है तो ऊपर की तरफ घूमेगा ऐसे। अब देखो यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर निकल गया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक है वो थोड़ी पता है, तो सेमी सर्कल करेगा बेटा ऐसे, ऐसे यहाँ तक ऐसे ऐसे घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। निकाल के देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप, ठीक है नहीं, तो फिर वो ऐसे घूम जाएगा। यहाँ के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाएगा, फिर वो घूमेगा नहीं, सेमी सर्कल बनाएगा बस केवल, है ना। अब इसमें आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं ना, जैसे ही एट व्हाट पॉइंट इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस, तो क्रॉस तो कर ही नहीं रहा, तो यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है बेटा, है ना। इसीलिए यहाँ पे हम फिर इसको क्या करें, इस क्वेश्चन के हिसाब से करें तो हम लिख लें, इफ चार्ज जो है Q, जो चार्ज Q दे रखा है 1 कूलाम, ये जो 1 कूलाम दे रखा है ना चार्ज Q, अगर ये कैसा हो -1 कूलाम हो, दैट मीन्स नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं कट करेगा भाई वो कहीं पे भी, तो नेगेटिव मानना पड़ेगा। मान लो इफ करके लिख के आना, ये क्वेश्चन में गलती है, ठीक है नहीं, कट तो करेगा ही नहीं वो, सुनाई दे रहा है, समझ में आया ना भाई ये, हाँ जी। तो फिर अगर माइनस का चार्ज कर लोगे तो फिर माइनस के चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, अगर निकालेंगे तो ट्र ऐसे, और नेगेटिव है तो ऐसे, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, अपोजिट कर लेते हैं हम ऐसे, और जब फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी तो सर्कुलर पाथ ऐसे बनेगा। अब देखो इसकी रेडियस कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटर ये आएगा सर्कुलर पाथ का, दैट मीन्स वो ऐसे घूमेगा ट्र, और यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसके आगे नहीं है, तो फिर यहाँ से वो ऐसे निकल जाएगा टेंजेंशियली, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो क्वार्टर सर्कुलर पाथ होगा उसका, 1/4 करेगा बस केवल, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसा बोला गया था। और इसकी ये रेडियस कितनी होगी जो कट करेगा ना, तो यहाँ कट कर रहा है, तो इसकी रेडियस तो ये 2 सेंटीमीटर है ना, रेडियस होगी ना सर्कुलर पाथ की ये 2 सेंटीमीटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2 सेंटीमीटर, और वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 0, तो जो जहाँ कट करेगा उस पॉइंट को लिख देंगे हम ऐसे, सेकंड पार्ट आपका, कि एट पॉइंट जिस पर कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट ए, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है भैया, कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे कितना 2 सेंटीमीटर 0 और 0, ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो पाथ है आपका वो सर्कल है, लेकिन सर्कल में क्वार्टर है, क्वार्टर ऐसे, ठीक है, 1/4 रिवॉल्यूशन है, ठीक है नहीं सर्कल का, पॉइंट ये दूंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एंटर द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये है ना भाई, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो क्वेश्चन में 100% गलती है, वहां पे -1 कूलाम होना चाहिए था, उसने +1 कूलाम दे दिया है ना। तो आप इफ करके लिख देना इसको फिर बेटा, ये क्वेश्चन गलत है, नहीं मानते हो तो फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकंड और थर्ड का तो आएगा ही नहीं, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो जानते हो यहां से यहां तक स्पीड, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से एंटर किया है
तो यहाँ पे भी जब निकलेगा ये 2 मीटर पर सेकंड ही होगी, स्पीड कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। क्यों? तो जरा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों होती है जरा उस पर सुन लेते हैं, है ना। वैसे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में और स्पीड में चेंज नहीं आता, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज होगी इसीलिए वेलोसिटी चेंज होगी, बट स्पीड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पॉइंट ए को क्रॉस करते समय या फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करते समय होगी, वो जो यहाँ होगी वही उतनी वहाँ होगी। ठीक है, अच्छा क्यों होगी वो सुन लेते हैं पहले। एक बात तो एफ बराबर कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अभी हमने वी क्रॉस बी की दर्शन निकाली, दैट मींस एफ की दर्शन आई। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो एफ की दर्शन है वो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रही है, देखना। तो यहाँ पे जो एफ है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर, चेक करो। फोर्स की दर्शन और वेलोसिटी की दर्शन के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। एंड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर आता है। देखो फोर्स की दर्शन ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, एंगल 90 डिग्री। ये हमेशा होता है ऑलवेज इस फार्मूले में, हमेशा अगर फोर्स लगा तो वो वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है सर, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इंस्टेंटेनियस। उस जगह पर किसी भी इंस्टेंट पे देख लोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, इसीलिए फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो दैट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाते हैं ना वो इंस्टेंटेनियस होती है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, कहीं पे भी देख लो आप। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, अभी भी 90 डिग्री है ना। तो और अगर ये ऐसा हुआ तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि W बराबर एफ एस कॉस 90 की वैल्यू 0। यहाँ पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो वर्क डन 0। सर वर्क डन 0 होने से क्या हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, एक होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस वर्क एनर्जी थ्योरम में जाएं तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वर्क डन 0 है तो चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको इनिशियल बोल लो और इसको फाइनल बोल लो, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमसे फाइनल पूछ रहा है तो इनिशियल के बराबर हो गई। इनिशियल कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो। हाफ m की वैल्यू 1 ग्राम है तो वही 1/1000 हो गया, भाई 1 × 10⁻³ तो नीचे ले आया मैं से। और वेलोसिटी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट दिया 2 बार, तो 2 × 10⁻³ है ना। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी, तो इतने जूल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी रहेगी, है ना, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। 7 अ सॉलिनॉइड हैज कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 200। देखो जो रिलेटिव परमेबिलिटी 200 है ये वेरी लार्ज है, एक से बहुत बड़ी है। ये फेरोमेटिक मटेरियल होगा पक्का, क्योंकि पैरामेटिक मटेरियल जो होता है ना उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है और डायमेटिक मटेरियल के लिए स्लाइटली लेस देन 1 होती है और फेरो के लिए ही बहुत बड़ी होती है। तो फेरोमेटिक मटेरियल है, ये पक्का है। द बाइंडिंग ऑफ द सोलिनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट 1 एम्पियर। इंसुलेटेड मतलब अलग अलग, मतलब टच नहीं कर रहे, जो बाइंडिंग कर रहे हो कॉपर के तार वो टच नहीं कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ टन्स 2000 पर मीटर, कैलकुलेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा है। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ, फिर मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, अच्छा लगेगा आपको। मान लो ये फेरोमेटिक मटेरियल का एक रॉड ले लिया हमने। जब जानते हो इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम V0 अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है और ये अंदर है, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। जानते हो मैग्नेटिक के इनसाइड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, बाहर होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है ना। अच्छा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द फेरोमेटिक मटेरियल, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो बी अप्लाइड प्लस बी इंड्यूस्ड। ठीक है, एक पॉइंट तो हमें समझ में आना चाहिए पहले। अच्छा, दूसरी बात, अब एक एक करके इस पर बात करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो देखो थोड़ा सा शब्दों का चयन देखना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना, इसका एक और नाम लिखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और डिनोटेड बाय कैपिटल H। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसका फॉर्मूला होता है H बराबर, आपने पढ़ा होगा इसको, B0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ डिवाइडेड बाई μ0। यहाँ से आप लिख सकते हो ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं इसको। यहाँ से B0 लिखेंगे तो आएगा μ0 H।
एक हमें पहले ये पता होना चाहिए भाई, फॉर्मूला इतना याद होना चाहिए। दूसरा एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन या फिर केवल मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन है ना, ये लेना मैग्नेटाइजेशन ये वाला, इसे डिनोट करते हैं हम आई से, है ना। तो आई इक्वल टू होता है बी इंड्यूस्ड डिवाइड बाई म्यू नॉट। एक तो ये होता है, एक ये होता है, इसीलिए यहां से बी इंड्यूस्ड कितना आएगा, इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई। और एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला और पढ़ते हैं, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ये। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है पोल्स स्ट्रेंथ, स्मॉल एम इज पोल्स स्ट्रेंथ, और लेंथ किसकी, ये वाली लेंथ, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की सेक्शन 12, ये वाली 12, डिवाइड बाई वॉल्यूम लिखे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ 12, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पोल्स स्ट्रेंथ डिवाइड बाई ए, ये आपने पढ़ा होगा ये वाला, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस वाले की, है ना। यहाँ से बस यूनिट पता पड़ जाती है कि इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। एम बराबर होता है आई इंटू ए, एरिया ऑफ द लूप, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप, तो करंट की एम्पियर और एरिया ऑफ द लूप की मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ से काट देते हैं तो एम्पियर पर मीटर आती है इसकी यूनिट, यूनिट जरूरत पड़ेगी भी सब चीज़ों की, है ना। एक तीसरी आता है यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, अच्छा लगेगा थोड़ी देर में आपको। म्यू, इसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए बी नेट बटे एच, ये होता है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये एच के साथ आता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आई के साथ आता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू मीडियम का है तो बी नेट डिवाइड बाई एच। यहां से अगर हम बी नेट निकालते हैं तो ये आता है म्यू एच। अब सबकी वैल्यू यहां पुट करो, बी नेट की वैल्यू देखो यहां से पुट कर रहा हूं मैं, म्यू इंटू एच यहां, ठीक है। बी नॉट की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, ये मैं यूज कर रहा हूं ये वाला म्यू नॉट एच, और बी इंड्यूस की वैल्यू मैं यहां से यूज कर रहा हूं, मैं ये यूज किया और ये यूज किया, लेकिन फॉर्मूले ये हैं आपके ये वाले, ठीक है। बराबर कितना आएगा, बी इंड्यूस लिखें तो म्यू नॉट आई, ये है ना। इसमें एच का डिवाइड कर दो पूरे में, तो म्यू और म्यू नॉट इसमें से कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट कॉमन आ गया, और एच का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आई अपॉन एच। ये जाइएम होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं उसे, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइएम जो होता है ये आई अपॉन एच होता है, इसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, आई अपॉन एच, ठीक है। तो म्यू इसको ले सकते हैं म्यू नॉट 1 प्लस जाइएम, ये इसको इसके नीचे ले आए तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस जाइएम। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ये परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम 1 प्लस जाइएम, ये ऐसे एक रिजल्ट हमारा काम में ये आएगा। अब ये तो समझ में आ गया सब, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन शुरू करता हूं, अब आपको सोल्यूशन करता हूं। पहले इतना आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, है ना, ये कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। अब जरा सुने क्वेश्चन को, 27 का बी कह रहा है एक सोलिनॉइड है, ठीक है, उसमें यहां पर ये कोई सॉफ्ट आयरन, कोई फेरोमेटिक मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है यहाँ पे नीचे, है ना, और इस मटेरियल की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी हमें 200 दे रखी है, 200। अब इस पर बाइंडिंग करी है लार्ज नंबर ऑफ टन्स की, ये मैंने बाइंड कर दी वायर इसी के ऊपर लपेट दिए, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, स्मॉल आई से लिख रहा हूं करंट को 1 एम्पियर, देखो ये 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इफ द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है 2000 टर्न पर मीटर, 1 मीटर लेंथ पर इतने टर्न है, ठीक है। अब पूछ रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब एच पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है ना। तो इस एच को कैसे निकालें हम, उस पर की तरफ चर्चा करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं। एक बात बताओ, इसमें जो करंट की वजह से सोलिनॉइड के एक्सेस पर या सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई। सर ये नहीं होता, म्यू नॉट एन आई होता है सर, वो तब होता है जब एयर कोर हो, है ना। एयर कोर मतलब ये कॉपर के तार तो हो आपके, उसमें कंडक्टिव फ्लो कर रही हो, लेकिन अंदर एयर कोर हो, कोई मटेरियल पर बाउंडेड ना हो, तब उसके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है। तब जो बी होता है सेंटर पर वो होता है म्यू नॉट एन आई, इसमें एन नंबर ऑफ टन्स पर लेंथ होता है, स्मॉल आई करंट है, ये तब है जब एयर कोर है, जब मटेरियल है तब ये होता है सेंटर पर, ठीक है सर। अब बी नेट की वैल्यू देखो आप यहां से म्यू इंटू एच लिख दो,
बी नेट की वैल्यू यहां से म्यू इनटू एच लिख दो, तो लिख दें म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। अब आपको दिखाई देगा कि यहां से देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या है, म्यू आर बराबर क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट है। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट और म्यू आर है, ये रही। तो आपको नहीं लगता कि इसको हम म्यू नॉट लिख सकते हैं, तो म्यू एच बराबर म्यू एन आई, क्योंकि म्यू नॉट म्यू आर बराबर म्यू है ना। तो ये इससे कट गया, तो एच की वैल्यू आपको फॉर्मूला दिखाई देगा एन आई। अब एच निकल आएगा आराम से। एन दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2000 और आई दे रखी है 1, है ना। तो ये हो जाएगी 2 × 10⁻³ इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो इसकी यूनिट मैंने निकाली थी आई की, एम्पियर पर मीटर, क्योंकि ये और ये भी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट है आई, और ये भी एच भी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट है, लेकिन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन है तो ऐसे ही। तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम ही होती है, आई और एच की। तो यूनिट लिख देना एम्पियर पर मीटर। एच की वैल्यू आ गई, एक आंसर तो यही हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। नहीं करना इतना है पेपर में, बस समझ में तो आए। पहले दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ही तो पूछ रहा है, और कोर पे पूछ रहा है, इसमें थोड़ी पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है भाई, कोर पे लपेटा है ना आपका, मटेरियल पे लपेटा है ना। तो लिखेंगे म्यू नॉट म्यू आर एन आई। अब इसकी जगह पे तो आप एच लिख सकते हो ना, एच, तो ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट म्यू आर एच, भाई एन आई ही तो एच है। तो बस म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 10⁻⁷। तो इसकी जगह पे लिखते हैं 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 4 पाई 10⁻⁷। तो 4 पाई 10⁻⁷। म्यू आर हमें दे रखा है 200, तो 200 लिख लें, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है ये 2 × 10⁻³ तो देखो इस दो जीरो को इधर ले आओ, 5 हो गई, और 2 और 2 4, और 4 और 4 16 पाई, और 10 की पावर 2 पावर ये रही, और 3 पावर 5 पावर, और a -7 तो -2। 16 × पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 3.14 और 10⁻⁻², इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना आप, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं, 50.24 10⁻⁻², है ना। तो 0.50 लिख सकते हैं भाई, इस 10⁻² को नीचे ले गया हो तो 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.524, तो नियरली 0.50 लिख सकते हैं इतना। और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो टेस्ला इसकी यूनिट होगी, टेस्ला होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो टेस्ला। थर्ड पार्ट देखते हैं भैया, ये भी निकाल लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं उसको। आई पूछ रहा है, तो आई कैसे निकालें सर, तो देखो आई यहाँ से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पता ही नहीं हमें कितना है भाई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मालूम नहीं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं मालूम, है ना। तो फिर कैसे निकालें आई, तो वो यहाँ से निकलेगा बेटा, इस वाले रिलेशन से, इस वाले से। बड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है। म्यू आर अगर फॉर्मूले पे कंट्रोल है कभी तभी कर पाएगा बच्चा, जाई एम से, और जाई एम जो होता है ये आई अपॉन एच होता है। तो यहाँ से पहले 1 को इधर ले आओ, म्यू आर -1 इक्वल टू जाई एम, इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इसकी जगह पे लिख दो आई अपॉन एच, इसकी वैल्यू रखिए 200, ये -1, और आई अपॉन एच, एच की वैल्यू मैंने निकाली अभी 2 × 10⁻³ है ना। तो आई निकल आएगा फटाफट 199, ये तो 199 होगा, इसमें एच का मल्टीप्लाई, एच मतलब 2 × 10⁻³ का मल्टीप्लाई। अब इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये 398 × 10⁻³, दैट मीन्स 3.98 10⁵, और इसकी यूनिट लिखते हैं एम्पियर पर मीटर। तो देखो एक आंसर ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए पूरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए बेटा इसकी। ये नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ये वाले फॉर्मूले सारे, और कंट्रोल कर लेना इस पर। अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ 50 टर्न्स एंड एरिया 5/π cm² इज रोटेटिंग along the axis of solenoid, रोटेटिंग along the axis of solenoid। यहाँ कुछ सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ दिया इन्होंने, क्या इनकम्प्लीट है बताऊंगा आपको। द ऑफ लेंथ 50 cm एंड 200 टर्न्स कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड। देखो यहाँ पे हम पहले एक सोलेनॉइड बना लेते हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये हमने कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड बना लिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है सोलेनॉइड के बारे में क्या दे रखा है कि लेंथ है सोलेनॉइड की 50 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड लिख लिया, ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टन दे रखे हैं 2000 टन, n बराबर 2000 टन दे रखे हैं, है ना। और इसमें करंट फ्लो करा दिया उसने 5 एम्पियर, ठीक है। मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे आएंगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से लीव करती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और अंदर डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये बात समझ में आई। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड।
अच्छा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड बी इक्वल टू, ये होता है म्यू नॉट एन आई, बट यहाँ स्मॉल एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। तो इस नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2000 और लेंथ लिखे हैं सेंटीमीटर में रखा है तो मीटर में चेंज कर लें, 100 मीटर, दैट मीन्स 1/2 मीटर। और यहाँ 1/2 लिखेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 4000 टर्न पर मीटर आ जाएंगे, टर्न्स पर मीटर। ठीक, अच्छा, यहाँ से आप बी निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का, एक्सेस के अलॉन्ग कितना है, ये एक्सेस है सोलिनॉइड की आपकी, ऐसे ये एक्सेस हो गई, एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड। ठीक, तो यहाँ से आप बी निकाल लें, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 होता है, तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो 4 पाई 10 की पावर -7, तो 4 पाई 10 की पावर -7 और एन की वैल्यू पुट करें तो 4000 और आई दे रखा है इसमें 5 एम्पियर। देखो 4 और 4 16 हो गया, 16 और 5 80 हो गया, तो 80 तो ये है और 1000 पहले से थे, ये 10 पावर 3 और 10 की पावर -7 और ये फिर पाई। तो देखो यहाँ से 10 की पावर 4 हो गया, तो 8 पाई और 10 की पावर -3 हो जाएगा, एक जीरो ये रही और 3 ये 10 पावर 4 हो गया और प्लस के 4 करेंगे तो -3, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक, अब सुनो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो कॉइल है, अब कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो सोलिनॉइड के बारे में बात कर लिया हमने, है ना। अब कॉइल के बारे में क्या जानकारी दे रखी है कि कोई कंडक्टिंग जो कॉइल दे रखी है हमें, कंडक्टिंग कॉइल, उसके बारे में रखा है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, कंडक्टिंग कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 50 टर्न्स है। ठीक है, और उसका एरिया लूप का, कंडक्टिंग कॉइल का जो एरिया लूप का एरिया है वो है 5/π सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, चलो 5π 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ठीक है। अब यहां जानकारी क्या थी वो जरा समझते हैं। ये मैंने सोलिनॉइड बना लिया, बस यही समझने वाली बात है और यही गलती है थोड़ी सी इस क्वेश्चन में, है ना। ये इसकी एक्सेस है, एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अलॉन्ग है, बी की डायरेक्शन भी यही है। अब क्वेश्चन में कहा इसने कि जो कंडक्टिंग कॉइल है ना, इज रोटेटिंग अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड, वो किस तरह से रोटेट कर रही है, अलोंग द एक्सेस, दैट मींस क्या इसको ऐसे रख के अगर हम एक्सेस के अबाउट घुमाएं तो आप इस साइड से देखो आप, है ना, तो इस साइड से देखेंगे, अगर इसका एक और डायग्राम बनाएं, मान लो ये कंडक्टिंग कॉइल है ना, ये वाली, और यहां से अगर हम इसको देखें तो यहां से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। अगर मैं यहां से देखूंगा तो ऐसा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ आ रही है, देखने वाला जो ऑब्जर्वर होगा उधर की तरफ आ रही है, तो इसको ऐसे बना सकता हूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं अब टॉप व्यू बना रहा हूं उसका, ये वाला व्यू बना रहा हूं, है ना, तो ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, है ना, और ये सर्कुलर लूप, कंडक्टिंग लूप ऐसे रखा होगा, ये वाला कंडक्टिंग जो लूप है, ये कंडक्टिंग लूप की बात कर रहे हैं, वैसे रखा हुआ। अब इसमें ये क्या चीज है, ये जो मैंने बनाई, ये एक्सेस हो गई, एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड, ये हो गई एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड। अब सोचिए बताओ, अगर ये रिंग जो कंडक्टिंग कॉइल है वो कैसे रोटेट करने की कह रहा है, यहां पे रोटेटिंग अलोंग द एक्सेस ऑफ द सोलिनॉइड। अब ये कैसे घूम रहा है, क्या ऐसे घुमाने की कह रहा है कि ऐसे घूम रहा है? अगर ऐसे घुमाओगे ना तो बी और एरिया की जो डायरेक्शन होगी, बी की डायरेक्शन तो यही है, और लूप का जो एरिया है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होता है एरिया, तो ऐसे होगा। और यहां पर भी देखेंगे तो लूप का एरिया की डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है थीटा, जो होता है एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये जीरो ही रहेगा अगर ऐसे घुमाएंगे, और कांस्टेंट रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही है, और लूप का एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप ये भी कांस्टेंट है। अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स फाई बराबर बी ए, ये कांस्टेंट रहेगा भाई। और फ्लक्स देखेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होना चाहिए। तो यहां इस क्वेश्चन में ये गलती कर दिया है, पता नहीं लैंग्वेज बड़ी अजीब सी रखी है यहां पे, इसके हिसाब से तो ऐसा दिखना चाहिए, बट अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें और अच्छी तरीके से, तो जरा मैं एक पेपर ले लूं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्वेश्चन में, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। उसे बोलना चाहिए कि रोटेटिंग अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड अबाउट द डायमीटर ऑफ द कंडक्टिंग कॉइल, मतलब कैसे घूम रही चाहिए, कंडक्टिंग कॉइल के डायमीटर के अबाउट घूमनी चाहिए आपकी कंडक्टिंग कॉइल। दैट मींस कैसे, जरा समझो। रखें तो ऐसे ही एक्सेस के अलोंग रख दिया, कंडक्टिंग कॉइल को कैसे रख दिया, एक्सेस के अलोंग रख दिया, है ना, दोनों की एक्सेस कोएक्सियल है, ऐसे वर्ड यूज करना चाहिए ना। और फिर उसे घुमाना चाहिए, कैसे बताता हूं, डायमीटर के अबाउट घुमाना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है,
ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसकी एक्सेस है सोलेनॉइड की, ये सोलेनॉइड की एक्सेस है, एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड, और ये इस कॉइल की भी एक्सेस है ना। और डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमाना चाहिए, इसके अबाउट ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना। अगर ऐसे घुमाओगे तो इनिशियली थीटा कितना है, इनिशियली तो थीटा 0 है घुमाने से पहले, है ना। किसके बीच में, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये तो एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाई तरफ ऐसे आएगी, तो थीटा इनिशियली 0 है। लेकिन जब इसे घुमाना शुरू करेंगे ना, जैसे ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया अभी इस समय ऐसे है और बी की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। जब इसे घुमा देंगे ऐसे थीटा एंगल पे घुमा दिया मान लो, एंगल वेलोसिटी ओमेगा से, तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, लेकिन बी की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। तो बी और एरिया के बीच में एंगल आ जाएगा थीटा, है ना। तो थीटा एंगल आ गया, तो कितने एंगल वेलोसिटी से घुमाया, ओमेगा, कितने सेकंड तक घुमाया, टी सेकंड तक, कितना एंगल बन गया, थीटा बन गया, न्यू एंगल। तो न्यू एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आपने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से टी सेकंड तक घुमाया, तो इतना एंगल बन जाएगा किसके बीच में, न्यू एंगल, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आफ्टर टी सेकंड, एरिया वेक्टर, ये आफ्टर टी सेकंड बाद ऐसा एंगल हो जाएगा। फिर लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कंडक्टिंग कॉइल, ये जो होगा फाई बराबर होगा बी ए कॉस थीटा। तो बी ए थीटा की वैल्यू होगी कॉस ओमेगा टी, इतना फ्लक्स होगा। लेकिन टोटल फ्लक्स देखें, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन टर्न ऑफ द कॉइल, एन टर्न्स ऑफ द कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल। तो फाई टोटल इज इक्वल टू एन फाई, एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स फाई, तो एन टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स एन फाई। तो एन और फाई की वैल्यू लिखे तो बी ए कॉस ओमेगा टी, और ये फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है देखो। इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, सेकंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई टोटल अपॉन डी टी। तो माइनस का इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, तो डी ओवर डी टी, फाई टी की वैल्यू पुट कर दो, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो बाहर आ जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस के साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये टी नहीं है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा टी का, तो टी का बन हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा टी ऐसे लिखेंगे। इसीलिए ये हो जाएगा ओमेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा इस वाले माइनस से, है ना। ये पहले से माइनस लग रहा है देखो, तो साइन ओमेगा टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड, इतना। लेकिन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम, तो इफ साइन ओमेगा टी, ये जो सारे टर्म कांस्टेंट हैं, थीटा ही चेंज कर रहा है, जब उसे घुमाओगे आप तो थीटा चेंज करे वेरी करेगा, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर +1 हो जाए, दैट मीन्स मैक्सिमम हो जाए, ऐसे लिखो पहले, चलो मैक्सिमम हो जाए, जो कि कितनी होती है +1, तो देन इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और हमसे वही पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू +1, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एन बी ए ओमेगा। अब नंबर ऑफ टन्स कंडक्टिंग कॉइल के हमें दे रखे हैं, ये रहे 50 टन्स, तो यहाँ पे 50 टन्स दे रखे हैं, और बी हमें निकाल रखा है हमने, ये रहा सोलेनॉइड का, तो बी इक्वल टू है आपका 8 पाई इंटू 10 की पावर -3, और लूप का एरिया, लूप का कितना है, ये रहा कंडक्टिंग लूप का, तो ये है 5/पाई 10 की पावर कितना है, -4 है। और ओमेगा यहाँ दिया नहीं है भाई, ओमेगा यहाँ गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ ये भी है कि ओमेगा गिवन नहीं है, तो हमें ओमेगा के टर्म में यहाँ से छोड़ना पड़ेगा भाई, और न्यूमेरिकल टाइप पूरा है, ओमेगा कितनी है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से इस कंडक्टिंग कॉइल को घुमाया, यही क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जबकि ये देना चाहिए, ये दूसरा एरर है इसके अंदर, है ना। तो आप इसको मत करना, ये तो मैंने बस बताया कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से ये होना चाहिए था, ये बट क्वेश्चन में यही तो गलती है, उसे भूलना कुछ और चाहिए और लग कुछ और रहा है वहाँ पे। डायमीटर के बाद तो बोला ही नहीं कहीं पे भी कि डायमीटर के बाद कंडक्टिंग कॉइल घुमाया है, रोटेट किया है ना, वो बोलना चाहिए था बेटा, है ना। ये 2-3 मिस्टेक हैं इस क्वेश्चन के अंदर, पर कहीं पे भी सोल्यूशन देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। चलिए अब बढ़ाते हैं आगे, पाई से तो पाई कट गया, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 250 हो गया ये, और ये 8 हो गया, और ये 10 की पावर -7, और ये ओमेगा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा ये, और 10 की पावर -7 ओमेगा, तो जो हो जाएगा 2 और 10 की पावर 3 ये है, और ये माइनस के है 7, तो -4 ओमेगा, यही इसका आंसर है। अब इसे मिली वोल्ट में लिख लो, मिली वोल्ट में लिखोगे
तो आपको ये 10⁻⁻1 अलग करना पड़ेगा इसमें से, तो 0.2 ओमेगा और 10⁻³ वोल्ट ये लिखना पड़ेगा पहले, फिर इसको लिख सकते हैं आप मिली वोल्ट। भाई इसमें से 10⁻⁻1 अलग किया, फिर उसके नीचे लेके आए तो प्लस के 10 हो गया, 10 का डिवाइड किया तो 0.2 तो हो गया। तो ये जो आएगा वो 0.2 ओमेगा, और इसको लिखना चाहो तो मिली वोल्ट लिख सकते हो। ये इसका आंसर होना चाहिए। अब ओमेगा कितना है, जैसे कई मॉड्यूल में ओमेगा 2 मिली वोल्ट आंसर दे रखा है, तो ओमेगा 10 होना चाहिए। अगर ओमेगा की वैल्यू 10 है तो फिर 2 मिली वोल्ट आएगा, है ना। अब गिवन तो नहीं है, आप कुछ मत करना, बस आप यही छोड़ना, आपका परफेक्ट आंसर यही है, कुछ और नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में जितना डाटा है उसके हिसाब से यही आंसर है बेटा, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।